जय हिंद। देखिए, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, कहां पर शार्क टैंक में, और एक ही शार्क से डेफिनेटली सुनी होगी, फिर ये उनका तकिया कलाम ही बन गया। अब मैं बात कर रहा हूं नमिता थापर की। वो लेकर आई हैं अपनी कंपनी का आईपीओ, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। काफी टाइम बाद फार्मा कंपनी का एक आईपीओ आया है। मेजरली हमने देखा था शार्क टैंक में जो कंपनीज थी वो लॉस मेकिंग ही थी। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो जोमेटो से, अभी एक आधा क्वार्टर उन्होंने प्रॉफिट का भी पोस्ट करा। ओयो हो गया, शादी.com हो गया, राइट, शुगर कॉस्मेटिक्स वगैरह भी हो गया, भरत पे हो गया। ये सब लॉस मेकिंग थी, एक दो ही थे जो प्रॉफिट में थे। अब ये कंपनी उनमें से एक है जो प्रॉफिट में थी। बट क्वेश्चन ये है किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो। बुल मार्केट है, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, और फाइनली लगाना या नहीं लगाना ये तो हम लोग अपने एनालिसिस के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। क्योंकि मार्केट है, बुल मार्केट है, इनफैक्ट आई शुड से, तो बैक टू बैक ना आईपीओज आ रहे हैं। एसएमई आईपीओज की तो भरमार है ही है कि भैया एक दो, एक एक दिन में तीन तीन चार चार एसएमई आईपीओज आ रहे हैं। बट दूसरी तरफ ये हो रहा है कि मेन बोर्ड वाले भी पीछे नहीं है। मेन बोर्ड वाले कह रहे हैं हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की बारी आई है। देखते हैं कि भैया एनालिसिस क्या बोलते हैं, और फाइनली पता चलेगा कि हमें क्या शार्क टैंक की तरफ डील मिलेगी या इनकी तरफ ही शार्क टैंक की तरफ बोलेंगे नहीं भाई मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जितने भी आईपीओज आते हैं मैं सबका बनाता हूं। एलाइड ब्लेंडर्स था, कैन यू बिलीव, मैंने यहां पे प्रेडिक्ट करा था कि ये 25 टू 35 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, 25 टू 35, और ये हुआ 24.85, बिल्कुल वर्ष तक। यहां तक कि मैं सारी कैलकुलेशन आज भी, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितना होगा, ये मैं सब आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि कितने लॉट्स में या किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर आपको दिखाता हूं डी के लिए, तो डी डेवलपमेंट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं भैया 35-40% के आसपास गेन होगा, और बंपर गेन 60% पे लिस्ट हुआ। एक्मे फिनट्रेड पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 15% के आसपास, 10-15%, ये 6-7% के आसपास लिस्ट हुआ। कहीं ना कहीं वहीं जाके हमारे एनालिसिस आते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैनले में देखोगे, स्टैनले में मैंने यहां पर क्या लिखा था, स्टैनले में मैंने यहां पे लिखा कि भैया 20 से 35% के आसपास में मैं गेन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ये डॉट टू डॉट 34 उसी ब्रैकेट में खुला। अब अगर एक बार जरा टेबल पे नजर मार लेते हैं, तो टेबल ये बोलती है कि दोनों अगेन हर बारी की तरह ये दोनों भी बाबा बंगाली के पास गए। इन्होंने कहा बाबा बाबा हमें आईपीओ लेकर आना है, बंसल एमक्योर भाई भाई। देखो 3-5, 3-5, 10-10, राइट, सब कुछ ये ब्रैकेट में लेकर आए। ये ले रहे हैं 1950, ये ले रहे हैं 745। आज हम करने वाले हैं एमक्योर के एनालिसिस, इसके बाद मैं बंसल की वीडियो भी बना दूंगा, मतलब बंसल वायर आईपीओ की वीडियो बना दूंगा। नलायकों क्या सोचते हो तुम लोग। चलो एमक्योर के एनालिसिस से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इनकॉर्पोरेटेड 1981, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, डेवलप्स, manufactures and globally markets a wide range of pharmaceutical products across several मेजर थेरेप्यूटिक एरियाज। ठीक है, तो खुद ही डेवलप करते हैं, यानी इन हाउस में ही मेडिसिन के फॉर्मूलाज वगैरह चलते हैं, और खुद ही फिर उन फॉर्मूला से दवाइयां मैन्युफैक्चर करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ फॉर्मूला बनाते हैं और आगे बेच देते हैं, जैसे हम लोग एपीआई बोलते हैं। ये कहते हैं भैया हमारा फॉर्मूला का काम भी खुद है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी हम खुद करते हैं, और बाकी बाहर भी हम ही खुद बेच देते हैं। ठीक है, the company has been ranked 13th in the domestic sales among pharmaceutical companies in India for March-September 2023 and 4th in market share in its cover areas in same period। ये वो leading pharmaceutical company है, ये वो लिख दिया। ठीक है, in the 6 months in the September 2023 in the financial year sales तो हम financial से देखेंगे, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें numbers पे जाना है डायरेक्टली। तुम तो ये बता रहे हो, अगर एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा आपको 1 का 2 हो गया, तो आप बोलोगे भैया ये तो 100% ग्रोथ है। अरे भाई मुझे सेल्स में इससे नहीं पता, मुझे ये बताओ ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सितंबर एमक्योर फार्मा एम्प्लॉयड 552 साइंटिस्ट एंड ऑपरेटेड 5 रिसर्च फैसिलिटीज इन इंडिया। दे फाइल्ड ओवर 1800 डॉक्यूमेंट्स ग्लोबली इंक्लूडिंग 2004 इन यूरोप, कनाडा। फिर उसके बाद ग्रांटेड 201 ग्रांटेड पेटेंट्स। ये जो पेटेंट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? इनसे ही कंपनी, मतलब
पैसा कमाती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी। ये पेटेंट आ गया, अब जैसे किसी को देगी कि भैया मैं काम कर रही हूँ, मैं तुझे अपना फॉर्मूला या पेटेंट दे रही हूँ, बट मुझे उससे रॉयल्टी वगैरह चाहिए। शार्क टैंक में भी तो इन्होंने रॉयल्टी स्टार्ट करी थी। 33 पेंडिंग पेटेंट्स एप्लीकेशन है और सबमिटेड टू 102 ड्रग मास्टर फाइल्स ये ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, बाप रे ये तो बढ़िया नंबर लग रहा है। दीज फैसिलिटीज कैन प्रोवाइड वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, पिल्स, लिक्विड्स, इंजेक्टेबल्स, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स, अच्छे वो सब लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 5000 स्टॉकिस्ट है। स्टॉकिस्ट कौन होता है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है, तो यहां पर ये बंदा है जिसने माल रख लिया, स्टॉक कर लिया, एज द नेम सजेस्ट स्टॉकिस्ट। अब ये बाकी होलसेलर और फॉर एग्जाम्पल यहां से माल जाना शुरू होगा, तो एक एरिया फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं मुंबई में 2 स्टॉकिस्ट हो गए, या दिल्ली में 2 या 3 स्टॉकिस्ट हो गए, इतना बड़ा दिल्ली है, राइट। गाजियाबाद छोटा सा, तो गाजियाबाद में एक आधा या 2 हो गए। फिर वहां से होलसेलर्स या फॉर एग्जाम्पल आई शुड से मेडिसिन मार्केट हो गया, या रिटेलर्स वाले केमिस्ट वगैरह हो गए, वहां से जाना शुरू होगा। अभी तक की बात करें तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, 13th है, फिर उसके बाद 552 तो साइंटिस्ट है, इतने सारे पेटेंट्स वगैरह फाइल कर रखे हैं, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ आते हैं जरा, कि भैया इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वो तो हम लोगों ने देख ली। ये दोनों भाई 3 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 5 तारीख तक आईपीओ रहेगा, अलॉटमेंट आएगी 8 तारीख को, सैटरडे संडे छुट्टी वापस, ट्यूसडे यहां पर 9 तारीख को रिफंड या शेयर्स, और 10 जुलाई को यहां पर स्टॉक लिस्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए है, कोई स्प्लिट नहीं है, अभी तक पार पे है, बहुत अच्छी बात है। 960 से लेकर श्री 1008, मतलब नंबर भी देख रहे हो, श्री 1008 रुपीस के प्राइस बैंड पे लेकर आए हैं। 14 शेयर्स का एक बंडल बनाया। कंपनी कह रही है कि भैया मुझे 1952 करोड़ रुपए की जरूरत है, कंपनी ने ये तो बोल दिया, बट कंपनी जिसमें कह रही है सिर्फ 800 करोड़ में लेकर जाऊंगी फ्रेश इशू में, यानी कि 40%, 40-41% के आसपास, और ऑफर फॉर सेल जो है वो यहां पर 60% है। अब इस चीज को मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाता हूं। हालांकि ये जो चीज है मैंने काफी बार टेबल से पहले थ्रू भी समझाई है, हर आईपीओ में समझाता हूं, और कर्तव्य, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के तौर पे दोबारा समझाऊंगा। कंपनी ने कहा कि भाई हमें और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने हैं, हमें 13 भी कम लग रहे हैं, हमें और पैसे की जरूरत है। तो पैसा कहां से आएगा? पैसा या तो आप बैंक के पास जाओ, इंस्टीट्यूशन के पास जाओ, या एनबीएफसी के पास जाओ, उससे लोन उठा लो। यहां पर मैं लिख देता हूं लोन उठा लो। अब लोन किस किस फॉर्म में आ सकता है? बॉन्ड्स, मॉर्टगेज, डायरेक्ट लोन, इनडायरेक्ट लोन हो गया, राइट, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अब इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि यहां पर लॉकडाउन है, सेल्स हो रही है, नहीं हो रही है, जी रहे हो, मर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, ये बोलेगा कि भैया मुझे मेरा पैसा दे दो। जैसे आप देखते हो कई लोग क्रेडिट कार्ड का बिल्स वगैरह पे नहीं करते हैं, या फिर लोन पे ऑफ नहीं करते हैं, तो बैंक का आदमी आता है, बदतमीजी करता है, धमकाता है, कई बार गाड़ी उठा के ले जाता है, ये वो वाला हाल है। बट दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि भैया दूसरा इसका रास्ता क्या है कि मुझे हमेशा बार बार इंटरेस्ट नहीं पे करना, बार बार पीरियोडिकली मेरा पैट कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, आप इक्विटी के थ्रू उठा लो। इक्विटी में ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको कोई पीरियोडिकली इंटरेस्ट वगैरह पे पैसा पे करना है, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें, एक हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट जो ये ऑलरेडी शार्क टैंक में करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे रेयर प्लैनेट में इन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट उठाई कि भैया मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मैं 5% आपकी कंपनी का लूंगा 50 लाख के ऊपर इस वैल्यूएशन वगैरह पे। फिर जैसे ही जैसे वो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी ये अपना माल बेच के निकल जाएंगे। यहां पर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है। दूसरा हो गया ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज का, कि यहां पर आप आते हो, अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कराते हो, शेयर आपके ट्रेड हो जाते हैं। जैसे हम लोग रिलायंस, अंबुजा, अडानी सब में ट्रेड करते रहते हैं। हो सकता है स्टॉक 10 का 0 भी हो जाए, सहारा, किंगफिशर भी बन जाए, डीएचएफएल भी बन जाए, और हो सकता है स्टॉक 10 का 1000 यानी टीएसएस, इन्फोसिस वगैरह भी बन जाए। अब कंपनी ने कहा कि मैं 1952 करोड़ रुपए उठा रही हूं, जिसमें से 60% जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी जिसके पास ऑलरेडी माल है, सेलिंग शेयर होल्डर्स हो गए या प्रमोटर्स हो गए, वो अपना माल बेचेंगे, उनके पास जाएगा पैसा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। बाकी जो बैलेंस है 40% वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के रिजर्व में जाएगा, जिसे कंपनी यूज में ला सकती है। अब जैसा हम लोगों ने देखा यहां पर 60%
60% है, 40% है, ये पैसा कंपनी के रिजर्व्स में जाएगा, कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग है वो जो भी कंपनी ने लिखा है। तो ये बैलेंस टू लिटिल नेगेटिव है, बैलेंस टू लिटिल नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पैसा उनके पास जा रहा है, बट बैलेंस टू लिटिल नेगेटिव मैंने इसलिए बोला कि अगर 50-50 रहता तो अच्छा होता, या 60-40 70-30 होता तो भी अच्छा रहता। मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो है वो सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है। इस टेबल का फोटो ले लेना दोबारा से, बाकी जो आईपीओ आ रहे हैं इसी तरीके ऐसा एनालिसिस करने वाले हैं। चलो वापस आते हैं, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं भैया क्या क्या कैटेगरी दे रहे हो। QIB को 50% तक देंगे, रिटेल वालों को बोल रहे हैं कि भैया 35 तो मिलेगा ही मिलेगा, और HNI को यहाँ पर 15। अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम किस कैटेगरी में करेंगे, इस वाली में, क्योंकि यहाँ पर कोटा यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रिटेल एक एक लॉट साइज देख लेते हैं। तो अगर एक लॉट अप्लाई करते हो तो 14,112 हो गया। फिर उसके बाद अगर 14 लॉट्स तक अप्लाई करते हो, यूजुअली 13 रहता है, अब की बार 14 है, तो ये बोल रहे हैं 14 लॉट्स तक अप्लाई करोगे तो 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है, 2 लाख से ऊपर गए तो 15 लॉट पे आपकी एप्लीकेशन HNI कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। प्रमोटर के पास अभी तक 98.99% अभी तक प्रमोटर के पास है। सतीश मेहता, सुनील मेहता प्रोबेबली इनके फादर होंगे, जो यहां पर इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी। फाइनेंशियल्स, चलो इन्होंने मार्च 2023-24 की भी पोस्ट कर दी, बढ़िया बात है। 21 की हटा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल ईयर लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि भैया अब जब पूरा आ गया तो लोग पोस्ट क्यों नहीं कर रहे, ऑडिटेड ही नहीं, अनऑडिटेड तो रिजल्ट पोस्ट कर सकते हो। फाइनली लगता है मेरी आवाज वहां तक चली गई, या हो सकता है वो भी हमारा वीडियो देखती हो, तो उन्होंने कहा भैया विभोर जी ने कहा मैं तो पूरा डालूंगा, जो कर रहा हूं ज्यादा सीरियस मत होना। एसेट्स की बात करें, 6,000 करोड़ के एसेट्स से 10% ग्रोथ हुई, 66 हो गए। फिर वापस एक 15-17% की ग्रोथ हुई, 7,800 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स हो गए। फिर उसके बाद आते हैं रेवेन्यू के पार्ट पे, रेवेन्यू यानी सेल्स, 6,000 करोड़ की सेल्स थी। फिर बैलेंस ये 6,000 करोड़, 10% ग्रोथ हुई 67 के आसपास, ठीक है, मतलब ज्यादा सेल्स पे तो दिखाई नहीं दे रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आता है कि भैया बचाते कितना हो वो बताओ। 6,000 करोड़ की सेल्स पे 702 करोड़ रुपए बचे, यानी 11% मार्जिन था। फिर उसके बाद 6,000 करोड़ की सेल्स, थोड़ी सी सेल्स बढ़ी पर प्रॉफिट देख रहे हो एकदम से डिप लेकर चला गया। डिप लेकर क्यों चला गया, इतने तो बोरिंग, जबकि यहां पर नहीं बढ़ी है, यानी ये मार्जिन पास ऑन नहीं कर पाए, एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाए, और ये हो गया 9% मार्जिन। फिर वापस से सेल्स बढ़ी और प्रॉफिट डिप कर गया, मतलब प्रॉफिट का ग्राफ ऐसे जा रहा है, और ये रेवेन्यू का ग्राफ ये है, प्रॉफिट का ग्राफ ये है। सेल्स ऊपर जा रही है, प्रॉफिट मैनेज नहीं हो पा रहे, और ये हो गया 8% मार्जिन। नेगेटिव बात, ये नेगेटिव बात निकल कर आई। एसेट्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, बैक टू बैक देखोगे प्रॉफिट डिप ले रहा है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रिजर्व्स की बात करूं, जस्ट वन रिजर्व्स की बात करूं, 1,700 करोड़, 2,200 करोड़, 2,700 करोड़। बोरोइंग्स 2,100, थोड़ी सी बड़ी, 100 करोड़ से 2,200, 100 करोड़ से ही माइनस हो गई, 2,200 करोड़ के आसपास। इस साल में समझ आता है कि चलो प्रॉफिट कम हुआ, बोरोइंग्स वगैरह से पैसा निकालकर वगैरह भी दे दिया, रिजर्व्स भी इन लाइन है, बट यहां पर ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो ही है रिजर्व्स बोरोइंग से। कंपनी को इस पर काम डेफिनेटली करना पड़ेगा, वरना बोरोइंग्स में ही पैसा चलता चला जाएगा, इसी वजह से पैट रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आते हैं, फिर फाइनल वर्डिक्ट, पैसा किस लिए उठा रहे हैं वो भी देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 16, रिटर्न कैपिटल 19, डेट टू इक्विटी जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया 0.67, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.18 के आसपास है। रेशियोज तो ठीक लग रहे हैं, इतने बैड भी नहीं है। किस लिए पैसा उठा रहे हैं, कंपनी बोलती है भैया repayment and prepayment of all or a portion of certain outstanding borrowings availed by the company। अब यहां पर ये जो लाइन लिखते हैं ना आईपीओ लेकर आने वाले, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई। आपने कहा कि भैया 1952 करोड़ में उठा रहा हूं, 800 करोड़ मैं कंपनी को दूंगा, तुम्हारी लायबिलिटी यहां पर नजर आ रही है 2,100 करोड़ की, तो 800 करोड़ में आप ऑल कैसे पे कर सकते हो, पे ही नहीं होगा। 2,100, 800 से ज्यादा 800 माइनस हो जाएगा, 1,300 करोड़ तो लायबिलिटी आपके पास फिर भी रह जाएगी। ये लाइन तो लिखने का आज तक पर्पस समझ ही नहीं आया। एनीवे चलो अच्छी बात है, इनका डेट कम होगा, जो लोग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आता हूं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर।
अब यहां पर एक और ग्लिच, ये देखो सेम आईपीओ आ रहे हैं, सेम टाइम पर आ रहा है, 3-5 यानी पैसा दोनों में ऐसे डिवाइड होने वाला है, पैसा ऐसे डिवाइड होने वाला है। आपके पास सपोज करो कोई बंदा है, उसके पास 1 लाख रुपए है, अगर ये आईपीओ होता तो वो कहता है एमक्यूआर में सारा पैसा लगा दो, ओवर सब्सक्रिप्शन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है। बट जब आपके पास दो रास्ते हैं तो वो बंदा बोलेगा भैया 50 इसमें डालो, 50 इसमें डालो, क्या पता इसमें अलॉटमेंट आ जाए, कहते भाई इसमें अलॉटमेंट आ जाए, दोनों में अलॉटमेंट आ गई, एक आधा भी प्रॉफिट दे जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी की गेम के लिए दो में डिवाइड कर देते हैं। अब आ जाता है इस पर फाइनल, इन्होंने कहा भैया मैं तो श्री श्री 1008 के प्राइस बैंड से पैसा उठाना चाहता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट मैं 1952 करोड़ रुपए उठाना चाहता हूं। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की तरफ, कैलकुलेशन पर्पस से। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो पहली बात तो डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं, टेबल पर कुछ ना कुछ तो इन्होंने डेफिनेटली छोड़ा है। क्यों? एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी अच्छी है, रेवेन्यू ग्रो कर रही है, बट पैट मार्जिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। 11 का 9, 9 का 8 ऑलरेडी हो चुका है। 60-40 का रेशियो है, 70-30 होता, 50-50 होता तो भी मजा आ जाता देखने में कि हम मेजॉरिटी पैसा कंपनी के पास जा रहा है। सेक्टर हमें पता है लास्ट टाइम में औरो फार्मा ने, सन फार्मा ने, बायोकॉन ने, इन सब इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है। नॉट ओनली कोविड, 2023-2024 में भी एक अच्छी रैली आई है, तो सेक्टर तो एवरग्रीन डेफिनेटली है ही है। और उसका सेकंड रीजन ये भी बोल सकते हो, जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चल रहा है, पूरे दिन लैपटॉप पे काम करते रहो तो ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये तो चलता ही रहेगा आगे आने वाले टाइम में। अब मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की यहां पर बात करूं तो समवट अराउंड 25 to 35 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली हो सकता है। और लिस्टिंग गेन की बात करी जाए तो समवट अराउंड 20 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। ज्यादा यूफोरिक 50, 60, 70, 100% लिस्टिंग गेन डेफिनेटली एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा डेट है। 800 करोड़ उतार देंगे फिर भी 1300 करोड़ के आसपास होंगे। और जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सन फार्मा जो 1000-1200 की रेंज में ट्रेड करता है, वो ऑलरेडी इतने टाइम में वापस बनकर आया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप मैं आज लिस्ट हो जाऊं, सीधा 1000 रुपए पे आ जाऊं, 1500, 1700, 2000 पर जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। जब आप थोड़े से क्वार्टर रिजल्ट्स पोस्ट करोगे तब मार्केट आपको वेटेज वगैरह देगा। फिलहाल डेफिनेटली एमक्यूआर फार्मा के आईपीओ को अप्लाई करने वाले हैं, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे। क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है तो डेफिनेटली बात है 25 से 30% के आसपास, जहां पर मैं बोल रहा हूं ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो हम रिटेल कैटेगरी में मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, गधे के अकाउंट से, ड्राइवर के, बिल्ली, आज मैंने इस बार गधा भी छोड़ दिया, राइट। क्योंकि शार्क टैंक की बात हो रही है तो मैं यहां पर मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। ये थे एमक्यूआर फार्मा के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।